ओके, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम के लिए आपके पास मौजूद है और वो है, लेट्स टेक इट 2s प्लस 3 डिवाइड बाई s प्लस 1 s प्लस 4। और कोई पूछ ले इसका डीसी गेन क्या है, तो डीसी का मतलब ही क्या है भाई? डीसी का मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी जीरो है साहब, फ्रीक्वेंसी इज जीरो। डीसी करंट होता है, एसी करंट होता है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में नहीं होती है। डीसी का मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी सर। अच्छा, जीरो फ्रीक्वेंसी यानी कि ए इज इक्वल टू जीरो सर? जी हाँ, जब ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए तब इसका गेन, इसका मैग्नीट्यूड ही डीसी गेन कहलाता है। मतलब ये कि इस ट्रांसफर फंक्शन में ए इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए। सो 2 गुना ये हो गया 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, एस की जगह 0 रख रहा हूं बेटा मैं, एंड 0 प्लस 4। तो क्या आ गया भाई साहब? ये सर ये आ गया 3/2। इस 3/2 यानी कि 3/2 1.5 को मैं बोल रहा हूं डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। तो डीसी गेन क्या बला हो गई भाई? सर डीसी गेन मतलब एस इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू हो गई। अब डीसी गेन की अंदर की बात देखते हैं, ध्यान से देखो। डीसी गेन, सो डीसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी जीरो। लेट्स टेक ओमेगा 0। फ्रीक्वेंसी जीरो, तो आप मुझे बताइए कि टाइम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। अरे फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन तो इनवर्स है ना। फ्रीक्वेंसी यदि जीरो होगी तो टाइम इनफाइनाइट होगा। तो यदि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन टाइम डोमेन में होता, डीसी गेन आप निकाल रहे हो ओमेगा इक्वल टू 0 पे थ्रू CLTF, जो कि एस डोमेन में है। लेकिन यही डीसी गेन टाइम डोमेन में चर्चा किया जाए तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे सिस्टम का जो भी गेन है वो भी तो डीसी गेन ही कहलाया ना, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 0 पे जो निकाला उसको डीसी गेन बोला। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के टाइम डोमेन में निकालोगे तो वो भी डीसी गेन हो गया। तो इस क्लोज लूप के टाइम डोमेन में जो भी फंक्शन है, इसका टाइम इक्विवेलेंट जो है उसमें t इक्वल टू इनफाइनाइट डाला, तो इसे तो हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट वैल्यू या फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू को कंट्रोल की भाषा में बोलते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे हो। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो वैल्यू निकालते हैं उसे स्टेडी स्टेट वैल्यू बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कि डीसी गेन बोल दो या स्टेडी स्टेट गेन बोल दो, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा जरा ध्यान से मेरी बातों को। डीसी गेन इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट गेन। तो सर डीसी गेन के लिए तो आपने डायरेक्ट हमें सिखा ही दिया है। डीसी गेन निकालना है तो CLTF आपके पास होगा, उस CLTF में s इक्वल टू 0 रख दो, तो जो भी आएगा दैट इज द डीसी गेन। हाँ सर, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके अंदर की भी तो बातें सारी समझानी पड़ेगी ना, कि स्टेडी स्टेट गेन है ये, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो गेन है वो है ये। लास्ट टाइम चर्चा कर लिए थे डीसी गेन के बारे में, हमने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि बेटा जब भी सिस्टम दिया रहेगा ना s इक्वल टू 0 पुट करना, यू विल गेट द डीसी गेन। बट क्या इतना ही है इसमें जानने के लिए? नहीं, कुछ और चीजें भी है जो आपको जानना पड़ेगी, ताकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे आप गलत करके ना आए, या फिर इतना आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आ गया तो मुझसे नहीं छूटेगा। तो आइए फिर डिटेल भी जान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो है ना वो इस नाम से है, दिस इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट गेन। देन इसको डीसी गेन क्यों बोला, और ये इंटायर कहानी क्यों एस इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, ये सारी कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो समझिए। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट गेन बोला। तो देखो
स्टेडी स्टेट गेन कैसे डिफाइन किया गया था, या कैसे उसकी डेफिनेशन दी गई थी। आप एक सिस्टम ले लिए, दिस इज द सिस्टम, ठीक है सर। इस सिस्टम को आप आउटपुट दे रहे हैं, ये सिस्टम आपको, इस सिस्टम को आप इनपुट दे रहे हैं, ये आपको आउटपुट देगा। लेट्स टेक आउटपुट सी ऑफ टी और इनपुट आर ऑफ टी, जो कि हम कुछ भी लेंगे यहां पे और देखेंगे। नाउ स्टेडी स्टेट गेन जो है ना, वो ये दिया गया, वो ये बोला गया कि किसी भी सिस्टम का आउटपुट का मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, ध्यान से सुनिएगा, आउटपुट का मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनपुट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि इनपुट इटसेल्फ, उसका भी मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट ले लीजिए, या इंटायर, क्योंकि वैसे ये यू ऑफ टी इनपुट जो है ना, प्रोवाइडेड कंडीशन उसने ये बोली, स्टेडी स्टेट गेन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट to the magnitude of input at t equal to infinite when the input is unit step, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन दे दिया, u of t is the input, ये इनपुट रहेगा भाई। यदि किसी भी सिस्टम को दे दो, आउटपुट की वैल्यू निकाल लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड, इनपुट का मैग्नीट्यूड डिवीजन कर दीजिए, दिस इज द स्टेडी स्टेट गेन। देखो इनपुट का मैग्नीट्यूड तो 1 है, यूनिट स्टेप दिया है यदि मैंने, तो कुल मिला के c इनफाइनाइट इज द वैल्यू ऑफ, कुल मिला के c इनफाइनाइट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट गेन। बट कंडीशन है यूनिट स्टेप इनपुट होना चाहिए, तभी c इनफाइनिटी इज द स्टेडी स्टेट गेन। तो भाई साहब ये c इन्फिनिटी जो होगा, ये तो हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम से, हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम से इसकी वैल्यू तो ये होगी सिंपली। जी हाँ, नहीं, दिस इज नॉट GS, दिस इज C ऑफ S। फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाई है मैंने, सॉरी, C ऑफ S। वाह, C इन्फिनिटी इक्वल टू इतना होता है सर? हाँ बिल्कुल होता है। अब देखो C ऑफ S फाइंड करते हैं, ठीक है। C ऑफ S, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ये सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? G ऑफ S। इनपुट दिया U ऑफ S। बताइए C ऑफ S क्या होगा, आप खुद बताइए। सो लिमिट S टेंड्स टू C ऑफ S क्या होगा? दिस गुणा दिस, GS गुणा दिस, सो GS और U ऑफ S की वैल्यू क्या है? 1/S, 1/S द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द यूनिट स्टेप। ओके सर, S गॉट कैंसल। सो यहां हम फाइनली देखें कि दिस इज नथिंग बट द लिमिट S टेंड्स टू 0 G ऑफ S, इसको हमने बोला C इन्फिनिटी, और यही हमारा स्टेडी स्टेट गेन है भाई साहब। अब यहां से आप देखो क्या इंटरेस्टिंग कहानी आ गई कि स्टेडी स्टेट गेन निकालना है तो जो भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया है, सिस्टम किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? G ऑफ S से। सर G ऑफ S में S इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, कहानी खत्म। मैंने क्या बोला? जो भी आपके पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, उस ट्रांसफर फंक्शन में S इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, यू विल गेट द स्टेडी स्टेट गेन। लेकिन S इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी 0, और फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब होता है कि DC। फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब क्या हो गया? DC। सो दिस इज नथिंग बट द DC गेन, भी इसको नाम दे दिया गया। समझ में आई ना बात? अच्छा सर, DC गेन में इतना कुछ क्यों बता रहे हैं? बेटा क्वेश्चन आया गेट में, इलेक्ट्रिकल एसी इंस्ट्रूमेंटेशन, बच्चों को क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, इसीलिए इसे बताना जरूरी है। और आने वाले समय में जब हम कंट्रोल सिस्टम में आगे बढ़ेंगे ना, तो इस डीसी कॉन्सेप्ट को मैं किधर भी आपके लिए घुसेड़ देने वाला हूं, इसीलिए इतना समझा रहा हूं। अच्छा सर, यहां से आपने एक बात तो क्लियर कर दी कि डीसी गेन यदि आपको चाहिए, क्या चाहिए राजा? डीसी गेन, तो आपको क्या करना है बेटा? लिमिट S टेंड्स टू 0 और GS कर देना है, और यही करते आए हैं हम सर, है ना। लेकिन कंडीशन अप्लाई है बेटा, यहां पे कंडीशन अप्लाई के साथ है ये फॉर्मूला, और कंडीशन अप्लाई के साथ ये है कि ये G ऑफ S जो है ना, ये स्टेबल होना चाहिए। अब आप सोचो, कोई सा सिस्टम है जो कि अनस्टेबल है। एक सिस्टम आपने ले लिया,
ये सिस्टम अनस्टेबल यदि हो गया, सर अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है ये तो बताइए। बताएंगे। u ऑफ टी इसको दिया, ये सिस्टम खुद अनस्टेबल है, तो ये आउटपुट क्या देगा? अनबाउंडेड आउटपुट देगा। और अनबाउंडेड आउटपुट क्या देगा मालूम नहीं, तो सी इन्फिनिटी कैसे पता करोगे? नहीं पता कर सकते, कांट डिटरमाइंड। सर ये चीज समझ में नहीं आई, आप क्या बोल रहे हो? अभी समझा रहा हूं एग्जांपल देके बेटा। तो यदि सिस्टम अनस्टेबल हुआ तो डीसी गेन उसके लिए फाइंड नहीं कर सकते, ये मैं बोल रहा हूं। यदि सिस्टम अनस्टेबल है तो वी कैन नॉट फाइंड द डीसी गेन। सर जल्दी से बताइए, हमें रहा नहीं जा रहा है कि क्या अनस्टेबल, कैसे अनस्टेबल। सिग्नल एंड सिस्टम में हम नहीं पढ़े सर, स्टेबल सिस्टम क्या, अनस्टेबल सिस्टम क्या। देखो बेटा, किसी भी सिस्टम को जब आप इनपुट दे रहे हो और एक बाउंडेड इनपुट दे रहे हो, यदि वो सिस्टम आपको बाउंडेड आउटपुट दे तो सिस्टम स्टेबल है, अनबाउंडेड दे तो सिस्टम अनस्टेबल है। सर आप ये टेक्निकल बात मत कीजिए, आप कॉन्सेप्ट से समझाइए। अच्छा बेटा चलो, ये सिस्टम में ले लेता हूं आपके सामने e⁻²t, ये ले लेता हूं। इसके लिए इसका g ऑफ t समझ लीजिए। इस सिस्टम को g ऑफ a से डिफाइन करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो आ जाएगा 1/s-2, यह आ जाएगा। अब आप देखिए e⁻²t की वेवफॉर्म यदि ड्रॉ करेंगे आप, तो कैसी आएगी? e⁻²t, 0 पे इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 1 है, दिस इज द 0। इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या है इसकी? e⁻0 तो 1 होता है, e⁻∞, t की जगह इन्फाइनाइट रखोगे तो ये वैल्यू तो इन्फाइनाइट आ जाएगी। इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। अब ये पर्टिकुलर सिस्टम ये अनबाउंडेड है, इसे बोलते हैं अनबाउंडेड। मतलब इसका एरिया जो है ना वो बाउंड नहीं है, एरिया तो पता नहीं कितना है भाई, ये ग्राफ तो ऐसा जा रहा है। सर ये पूरी कहानी है इसमें। अब मान लो इस अनस्टेबल सिस्टम को आप एक यूनिट स्टेप दे दोगे तो क्या आपको आउटपुट स्टेबल मिलेगा? नहीं मिलेगा। सर ये तो बाउंडेड ही नहीं है सिस्टम। हाँ, इसकी जगह यदि ये रहता e⁻⁻2t, g ऑफ t कुछ ऐसा रहता तो यहां से g ऑफ s जो आता ना बेटा, वो आता 1/s+2। और इसका यदि ग्राफ भी देखते ना तो इसका ग्राफ कैसे आता? इसका ग्राफ सर आता ऐसे, ठीक है। इसकी वैल्यू e⁻0 पे है 1, e⁻∞ जो कि माइनस है तो उसकी वैल्यू 0 है। तो ये एक बाउंडेड सिस्टम है, यानी कि स्टेबल सिस्टम है। इसे यहां पे हम अनस्टेबल बोलेंगे। दिस इज नथिंग बट द अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम। और ये जो सिस्टम का नेचर है दैट इज द स्टेबल नेचर। तो आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़े हैं अनबाउंडेड सिस्टम इज कॉल्ड द अनस्टेबल सिस्टम, और बाउंडेड सिस्टम जिसमें एरिया बाउंडेड है वो स्टेबल है। तो अब आप देखो, आपने g ऑफ s ऐसा ले लिया, ऐसा है। अब इस पे इनपुट दोगे, सी इनफाइनाइट बता सकते हो इसका, जिसके खुद के आउटपुट का भरोसा नहीं है, इसलिए हम उसे इनफाइनाइट बोल रहे हैं। तो वो एक पर्टिकुलर इनपुट पे क्या आउटपुट देगा? घंटा। तो इसीलिए हमने बोला कि अनस्टेबल सिस्टम के लिए आप डीसी गेन कैन नॉट फाइंड, या नहीं बता सकते डीसी गेन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल दी मैंने। क्लियर है आपको ऐसी बात? यानी कि सर यदि मेरे से कोई बोल दे एग्जाम में कि बेटा g ऑफ s की वैल्यू दे दे और आपको बोले कि दैट इज s-2, what is the DC gain? आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे बेटा? सर इसका DC गेन निकालने के लिए s=0 पुट करेंगे। So this is nothing but the DC gain, और 0 जैसे पुट किया 0 - 2 -1/2 is the answer।
और ये -1/2 बेटा आपके ऑप्शंस में रहेगा और आप गलत करके आ जाओगे। नहीं करना। आपके एक ऑप्शन में रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नॉट डिफाइंड, तो आप उसे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि ये सिस्टम जो है ना सर, ये अनस्टेबल सिस्टम है। अभी हम स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू तो आप समझ ही गए ना कि ये अनस्टेबल सिस्टम है। अच्छा सर, आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी हमें डीसी गेन में, एक छोटे से कॉन्सेप्ट में सर इतना सारा क्या बताना। बेटा अभी मजा आएगा, अभी बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ते जा रहे हैं ना, सारी चीजें दिमाग में रख लेना बेटा, सब समझ में आएगा। क्या बोला मैंने? अनस्टेबल सिस्टम यदि है तो आप डिफाइंड नहीं करेंगे डीसी गेन। एग्जामिनेशन में यदि आपसे पूछ ले डीसी गेन फाइंड कीजिए और अनस्टेबल सिस्टम दे दे, तो आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नॉट डिफाइंड। इतनी बात क्लियर है ना? जी हाँ है सर। अब आप चीख चीख के बता दिए कि डीसी गेन के फार्मूले में जी ऑफ एस में एस इक्वल टू 0 पुट करना डीसी गेन आ जाएगा। तो हमने यहां पे डिस्कशन कर लिया कि पहली कंडीशन ये थी कि जी ऑफ एस जो है ना सर, वो स्टेबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी है मेरे पास, और वो दूसरी कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, और वो ये है कि इसमें जी ऑफ एस में यदि पोल एट ओरिजिन आए, पोल एट ओरिजिन आए, तो उन्हें एलिमिनेट करके काम करना पड़ेगा। इफ पोल एट ओरिजिन एग्जिस्ट, या ऐसे लिख लो, इफ पोल एट ओरिजिन एग्जिस्ट, इफ पोल या पोल्स ऑफ एट ओरिजिन exist, then don't consider them while calculating the DC gain by the same formula. अच्छा सर, ऐसा क्या? जी हाँ, if poles at origin exist, then don't consider them while calculating the DC gain. ठीक है, आ गई बात समझ में? इसका मतलब ये कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, उसका ये कहानी है कि यदि आपका जी ऑफ एस दिया किसी ने लाइक 1/s(s+2) और बोला गया है कि व्हाट इज द डीसी गेन, जी ऑफ एस दे दिया मतलब सिस्टम है, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम इज डिफाइंड बाय दिस जी ऑफ एस, CLTF OLTF कुछ भी हो सकता है, बट सिस्टम इज डिफाइंड बाय दिस, है ना। और डीसी गेन पूछ लिया, तो आप डीसी गेन, आपको तो पता है कि सर डीसी गेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s सिंपली सर, सो लिमिट s टेंड्स टू 0 रानी बेटी 1/s(s+2), s की जगह जैसे ही 0 रखोगे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो डीसी गेन इनफाइनाइट नॉट पॉसिबल। देखो डीसी गेन एक क्वांटिटी है जो कि इनफाइनाइट पे मिलनी है, डीसी गेन एक फाइनाइट क्वांटिटी समझ लीजिए, दिस इज नथिंग बट फाइनाइट वैल्यू समझ लीजिए, जो कि कहां मिलेगी, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट पे पक्का मिलेगी। इनफाइनाइट ही मिलना होता तो फिर तो अनस्टेबल सिस्टम के लिए भी डीसी गेन फाइंड कर लेते। इनफाइनाइट तो कोई नंबर नहीं है आपके पास, है ना, आप फाइंड ही नहीं कर पा रहे इसको, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पोल एट ओरिजिन को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि फाइनल डीसी गेन पे पोल एट ओरिजिन का कोई महत्व नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में जब स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो सब समझाऊंगा, लेकिन मीनवाइल यहां पे डीसी गेन का जो फॉर्मूला है उसको आप फिर से बना लीजिए और उसमें ये लिख लीजिए कि लिमिट s टेंड्स टू 0 s टू द पावर p g ऑफ s टू द पावर p जो है पोल जो भी दिया गया इस सिस्टम में वो है, जैसे कि यहां पे दिया गया है s, यस और नो, वेट अ मिनट, जैसे यहां पे s की पावर है 1, तो यहाँ s की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कहने का मतलब अब इस सिस्टम का डीसी गेन जब फाइंड करेंगे तो आप लिमिट s gs की वैल्यू क्या है 1/s(s+2), इसको हटा दीजिए। कुल मिला के बात यही हुई कि s की पावर जो भी है उन्हें हटाना है।
एस की पावर 2 होती तो यहाँ एस 2 रख लेते, 3 होती 3 रख लेते, हटा देते उसे। तो सर इसका मतलब ये कि s टेंस टू 0 जैसे ही रखेंगे 1/2 इज द वैल्यू ऑफ डीसी गेन। समझ गए बात? ओके, तो डीसी गेन क्लियर हो गया आपके लिए? डीसी गेन एकदम क्लियर हो गया सर, आपने सब कुछ समझा दिया। जी ऑफ एस स्टेबल होना चाहिए और पोलेट ओरिजिन आएंगे तो उन्हें हम एलिमिनेट करके चलेंगे। डीसी गेन क्या होता है सर, बिल्कुल समझ गए, ये एक स्टेडी स्टेट गेन है। किसी भी सिस्टम को जब यूनिट स्टेप इनपुट देंगे तो उसका फाइनल वैल्यू जो होगी उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इनपुट का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट गेन। सर क्लियर है? अब आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट करके चल रहे हैं हम यहाँ पे। हम एक फंक्शन ले रहे हैं आपके लिए, g ऑफ s इज इक्वल टू 2s प्लस 4 डिवाइड बाई s प्लस 3 s प्लस 2 ले लीजिए, ठीक है, ये दे दिया। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द डीसी गेन, ठीक है, सिंपली